जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस टॉपिक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अंतर्गत। साथियों, हम हाई कोर्ट वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने हाई कोर्ट से संबंधित उस सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को एक जगह पर देखा है तथा उनसे संबंधित अनुच्छेदों के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है, ताकि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी अनुच्छेदों के अंदर की बातों पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम उच्च न्यायालय से संबंधित जो कुछ भी छूटे हुए प्रावधान है, जो कुछ भी छूटे हुए तथ्य हैं या फिर बिंदु है, उन तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे जो टॉपिक है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं हाई कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा, ताकि इससे हम लोगों को ये अंदाजा मिल जाएगा कि हमने हाई कोर्ट से संबंधित बातों के बारे में अध्ययन किया है, विस्तृत रूप से इस टॉपिक पर चर्चा किया है, तो हम उस टॉपिक से संबंधित कितनी जानकारियों को स्पष्ट रूप से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं है, वो हमको प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जब करेंगे तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद जब हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला करते हैं यानी कि एमसीक्यू करते हैं, तो हमारा बेनिफिट ये होता है कि उस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर पूछा जा रहा है या फिर पूछा जा चुका है, ये चीज हम लोगों को क्लियर हो जाता है। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होते हैं उसको कर लेने से हमारा जो है और ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आज हम उच्च न्यायालय से संबंधित जो कुछ भी बचे हुए प्रावधान है उस पर चर्चा करेंगे। तो उच्च न्यायालय से संबंधित अगर मैं बात करूं तो उच्च न्यायालय का सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाई कोर्ट के अगर अभी से क्लास स्टार्ट किया है, पिछली क्लासेस नहीं देखा होगा, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हाई कोर्ट की बात करूं, हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के पार्ट किस में देखने को मिलता है, पार्ट 6 में देखने को मिलता है। अगर आप लोगों से आर्टिकल पूछे, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, अगर आप लोगों से अनुच्छेद पूछे तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में 214 से 231 तक देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान भाग 6 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद अगर आप लोगों से पूछे तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक देखने को मिलता है। इन 214 से लेकर 231 तक के अनुच्छेदों में ये लिखा हुआ है कि कहाँ पर जो है उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, कहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है, कहां पर उनको हटाने से संबंधित प्रावधान लिखा हुआ है। उन सारी चीजों के बारे में मैं पिछली क्लासेस में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके देखिए, ताकि उच्च न्यायालय से संबंधित वो सारे फैक्ट आप लोगों को अच्छी तरह से मिल जाए, जानकारी हो जाए। क्लियर है? तो आज हम देखेंगे कि उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ छूटे हुए प्रावधान। देखिए, न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां, उच्च न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों से तात्पर्य यह होता है कि उस न्याय करने की शक्तियां मतलब उनका क्षेत्र कहां तक है। आप सभी जानते हैं कि उच्च न्यायालय होता है और एक उच्चतम न्यायालय होता है, जिसे इंग्लिश में हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ज्यादा पावरफुल होता है और भारत में इसकी संख्या कितनी है, एक है। अगर मैं हाई कोर्ट की संख्या की बात करूं तो भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो अनुच्छेद है कौन सा, 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। लेकिन उसी में लिखा हुआ है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या लिखा हुआ है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दिया गया, क्या निर्णय दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है। यानी कि कंबाइंड हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान की बात कौन करता है, 7वें संविधान संशोधन 1956। लेकिन अनुच्छेद अगर 214 में देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एक राज्यों के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, और इसके अगर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 1862 से जो है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रांत में हाई कोर्ट की स्थापना के साथ ही हाई कोर्ट की स्थापना से हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित प्रावधान की शुरुआत होती है। और यही हाई कोर्ट जो है, प्रांतों का जो हाई कोर्ट है 1950 के बाद, जो प्रांतों का हाई कोर्ट है 1950 के बाद क्या होता है, जो राज्यों का क्या बन जाता है, हाई कोर्ट बन जाता है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, इसके संगठन या फिर गठन की अगर मैं बात करूं 1862 से स्टार्ट होती है। ये जो प्रांतों का हाई कोर्ट है आगे जाकर किस में चेंज हो जाता है, राज्यों के उच्च न्यायालय में चेंज हो जाता है या फिर राज्यों का उच्च न्यायालय बन जाता है। ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से कराया है। आज हम देखेंगे न्याय क्षेत्र में इनकी शक्तियां, मतलब उच्च न्यायालय के न्याय करने का क्षेत्र कहां तक है और इनकी शक्तियां क्या क्या होती है। देखिए, उच्चतम न्यायालय की
तरह ही, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही हाई कोर्ट का न्याय क्षेत्र भी क्या होता है, विस्तृत और व्यापक होता है। क्या होता है, विस्तृत होता है, व्यापक होता है और प्रभावी होता है। मतलब इनके पास विस्तृत न्याय क्षेत्र है, इनके पास प्रभावी न्याय क्षेत्र की शक्ति प्राप्त है, किसको, उच्च न्यायालय को भी उच्चतम न्यायालय की तरह ही। ठीक है, उसके बाद राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। देखिए, राज्य में कोई भी विवाद हो, कोई भी क्या होता है, कोई भी अपील हो, वो लास्ट में किसके पास जाएगा, क्योंकि देखो राज्य की अगर मैं बात करूं तो राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। और अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो राज्य के अंदर सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च होता है, मतलब अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। इसलिए इसकी क्षेत्र क्या है, व्यापक होता है, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। आप सभी जानते हैं कि जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये हम दोनों ही कोर्ट में कर सकते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट अगर हो चाहे हाई कोर्ट हो, एससी और एचसी लिख दिया हूं, एससी का मतलब हाई कोर्ट है, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है। मौलिक अधिकारों का रक्षक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी सुरक्षा के लिए रीट जारी करते हैं। आपको मैं जब क्या सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक पढ़ा रहा था या फिर मौलिक अधिकार वाला टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैं बताया हूं, फिर एक बार बता देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर 6 प्रकार की रीट जारी करता है। और मैं आप लोगों को बताया भी था कि रीट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। क्लियर है, ये तो था मतलब मौलिक अधिकारों का रक्षक, इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रीट जो है हाई कोर्ट जारी करता है। वो 6 प्रकार की रीट कौन कौन से है उसको मैं मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूं, फिर भी आप एक बार सुन लीजिए। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे कहा जाता है मैंडेमस। क्लियर है, सॉरी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, जिसको कहा जाता है हेबियस कार्पस। दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है अधिकार परीक्षा, चौथा होता है उत्प्रेषण, पांचवा होता है प्रतिषेध, और छठवां प्रकार की रीट जो जारी करता है कौन, हाई कोर्ट जारी करता है, उसको कहा जाता है समादेश। मतलब हाई कोर्ट जो है एक प्रकार की एक्स्ट्रा रीट जारी करता है, जिसको इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इंजक्शन रीट कहते हैं। और ये कब जारी किया जाता है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई राजकीय या फिर सरकारी पदाधिकारी अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट जो है जारी करता है। ठीक है, कारण क्या है, पदीय कर्तव्य का पालन न करना। फिर वो क्या बोलता है, आदेश कैसा देता है, हम आदेश देते हैं कि आप अपने पदीय कर्तव्य का पालन कीजिए। इस प्रकार से हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है, इसीलिए मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि मौलिक अधिकारों के रक्षक से संबंधित तो सारे फैक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा जाता है और कैसे जो मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की व्याख्या, जब भी संविधान में कुछ चीज जो फेरबदल होता है या फिर कोई निर्णय आता है तो उस समय क्या होता है, संविधान की व्याख्या करने की शक्ति भी किसके पास है, उच्च न्यायालय के पास है, हाई कोर्ट के पास है। क्लियर है, अगला क्षेत्र है न्यायिक क्षेत्र। देखिए न्यायिक क्षेत्र में देखो न्याय किस किस क्षेत्र में कर सकता है। न्यायिक क्षेत्र से तात्पर्य है कि न्याय जो है उच्च न्यायालय किस किस क्षेत्रों में कर सकता है। क्लियर है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यायिक क्षेत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर वो होता है, न्याय करता है तो उस समय क्या करता है, रीट जारी करने की शक्ति भी इनके पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। कब रीट जारी किया, उसमें कौन सा रीट जारी करते हैं, प्रतिषेध, मतलब हम मना करते हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर है इतना। तो देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि ऐसे मामले जिस पर न्याय कौन कर सकता है, सिर्फ उच्च न्यायालय कर सकता है, ऐसे अधिकार क्षेत्र को प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है, जैसे वसीयत होगा, विवाह से संबंधित कोई मामला हो गया वो सिर्फ उच्च न्यायालय ही कर सकता है। तलाक से संबंधित मामला हो गया, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है। क्लियर है। दूसरा, रीट जारी करने की शक्ति, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रीट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, 226
26 में है अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो। क्लियर है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। क्लियर है। उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये दोनों ही मामलों में अपील कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सुनवाई किस किस मामलों में कर सकता है, ये दोनों ही मामलों में कर सकता है। इस सिविल मामला हो चाहे आपराधिक मामला। आपराधिक का मतलब है क्रिमिनल केस, ठीक है, इसको कहा जाता है सिविल केस, और इसको कहा जाता है क्या, आपराधिक। आपराधिक का मतलब क्रिमिनल केस, जैसे चोरी डकैती लूटपाट हो गया, उससे संबंधित मामलों पर भी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। अपील मतलब सुनवाई कर सकता है, और सिविल मामलों पर भी सुनवाई कर सकता है। अगला है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। मतलब अधीनस्थ न्यायालय का मतलब है कि उच्च न्यायालय के अधीन जो जो न्यायालय कार्य करते हैं उन न्यायालयों पर नियंत्रण करने का काम किसका होता है, उच्च न्यायालय का होता है। क्लियर है। उसके बाद आप जानते हैं कि हमारे जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत न्यायपालिका से तात्पर्य है कि जो है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो है अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं, उस प्रकार की न्यायपालिका को क्या कहते हैं, एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कौन रहता है, हाई कोर्ट के अंडर में कौन रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब इस प्रकार से चलता है, मतलब बड़े न्यायालय के अंदर में छोटे न्यायालय कार्य करते हैं, तो उस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक से संबंधित यानी कि उच्च न्यायालय से संबंधित जो टॉपिक था उससे संबंधित जो भी मैंने फैक्ट बताए उस सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो आप लोगों से छूटेंगे नहीं, यानी कि गलत नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए दोस्तों तक। अधिक से अधिक शेयर करने से क्या होगा कि इस प्रकार की निःशुल्क सीरीज से क्या है उन लोगों को भी लाभ हो सकता है, इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। और सिर्फ एक काम कर दीजिए कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को क्या कर दिए, अधिक से अधिक शेयर कर दिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ताकि इस प्रकार की जो निःशुल्क सीरीज है उसका लाभ आपको भी मिले और अन्य लोगों को भी मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।